नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हमने देखा था, हमने उत्तराखंड में लगातार ब्रिटिश प्रशासन पे हम वीडियो बना रहे हैं। ब्रिटिश प्रशासन में हमने भू बंदोबस्त देखे थे, भू बंदोबस्त के साथ साथ हमने वन प्रबंधन देखा था। वन प्रबंधन के बाद जो अगली हमारी वीडियो है, बीच में शिक्षा व्यवस्था भी देखा था। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड में न्याय एवं पुलिस व्यवस्था। न्याय एवं पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन में क्या क्या चीज़ें थी, ये चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है आज। थोड़ा बहुत चर्चा महत्वपूर्ण हो जाएगी हमारी इस टॉपिक पे, क्योंकि पुलिस थाने, पुलिस की व्यवस्था, फिर कोर्ट कचहरियों का भी हम देखेंगे कब कब कौन कौन से प्रावधान आए थे। तो बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुराने इतिहास के। चंद काल में चलूंगा। अंग्रेजों से पहले गोरखा थे, गोरखा से पहले चंद थे। चंदों के टाइम पीरियड में भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं इनकी इतिहास क्या रहा था, किस प्रकार का इनका प्रशासन था। चंदों में बात आऊँ तो चंदों में राजा द्वारा ग्राम प्रधानों और थोकदारों, जो ग्राम के प्रधान होते थे, प्रधान और थोकदारों को ही पुलिस की पावर दी जाती थी। एक प्रकार से देखें तो पुलिस का जो कार्य होता था, ये गांव के प्रधान और थोकदार लोग ही चंद काल में संभालते थे। साथ साथ चंदों पे तराई वाला क्षेत्र भी था। इस तराई वाले क्षेत्र में विशेष बात यह था कि चंदों ने यहाँ हेड़ी मुसलमानों और मेवातियों को ठेके पे रखा था। चंद शासनकाल में राजा द्वारा जो तराई का क्षेत्र था, तराई वाले क्षेत्र में हेड़ी मुसलमानों और मेवातियों को पुलिस के प्रबंधन का ठेका दिया गया था। ये ठेके की व्यवस्था थी। चंदों के काल में ऐसा ही चलता रहा। फिर देखें 1790 में चंदों को हरा के गोरखा इस शासन में आते। गोरखाओं का शासन कुमाऊं में स्थापित हो जाता है 1790 में। तो 1790 के बाद जब गोरखा आएंगे तो गोरखा के शासन पे बात करूंगा। तो गोरखा शासन था सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन का मतलब सैन्य अधिकारी यहाँ पुलिस और न्याय विभाग की कमान संभालते हैं। चाहे वो सूबे की बात करूँ मैं गोरखा प्रशासन में, चाहे जो काजी की बात करूँ, तो जो भी प्रशासनिक पद था वो सैन्य अधिकारी के पास ही रहता था। गोरखा प्रशासन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा चर्चा हमारी बनेगी नहीं। फिर अब आ जाओ अंग्रेजों पे। अंग्रेज आए तो अंग्रेज जब शुरू आए तो पहले इन्होंने कुछ बहुत चंद व्यवस्थाओं को भी अपनाया। फिर देखा इन्होंने कि थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था में सुधार करना है। फिर ये अपनी पुलिस प्रशासन व्यवस्था लेकर आए, और यही पुलिस प्रशासन व्यवस्था आधुनिक समय पे भी हम पे चलती आ रही है। अंग्रेज़ों की ये देन थी पुलिस प्रशासन व्यवस्था। इसी पुलिस प्रशासन व्यवस्था पे बात करनी है मेरे को। तो देखिए, जब चंदों का पतन हुआ, गोरखाओं का आगमन हुआ, फिर गोरखाओं का पतन कर अल्मोड़ा आ गए थे अंग्रेज। अल्मोड़ा में अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने देखा कि उनका उतना विरोध तो लोग कर नहीं रहे, तब भी हल्का फुल्का विरोध हो रहा था। फिर भी अंग्रेज़ों ने देखा कि तराई वाले क्षेत्र में अभी भी लूटपाट डकैतियाँ हो ही रही है। तो अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज भी सेम जैसे चंदों ने किया था, अंग्रेज़ों ने भी वैसे ही किया। अंग्रेज़ों ने भी हेड़ी मुसलमानों और मेवातियों को यहाँ पुलिस प्रबंधन का ठेका दे दिया। तो ठेका में ये था कि आप यहाँ पे लूट नहीं होने देंगे, डकैतियाँ नहीं होने देंगे। ठेके का प्रबंधन किया गया। अगर कभी डकैती वगैरह होती है तो यही लोग जिन्हें ठेका दिया गया था ये माल की भरपाई करेंगे। जब तराई वाले क्षेत्र में अंग्रेज आए थे, मान लो तो 1802-3 से ये तराई वाले क्षेत्र में आना शुरू हो गए थे। तो ऐसे ही चला, 10 साल तक इनका शासन ऐसे ही चला। फिर इंटरेस्टिंग घटना आ जाती है 1813 में। 1813 में इंटरेस्टिंग घटना क्या आ जाती है हम पे कि 1813 में आ जाते हैं इनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते हैं शेक्सपियर साहब करते हैं इस क्षेत्र का सर्वे। शेक्सपियर साहब को भेजा जाता है इस क्षेत्र में सर्वे करने की, आप जाइए थोड़ा पता लगाइए क्या ये चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्था में, यह चीज़ें हम पे सही है क्या, या हमें सुधार करना है इस क्षेत्र में। तो शेक्सपियर साहब आते हैं, पहली अपनी रिपोर्ट देते हैं 1813 में। 1813 में शेक्सपियर साहब अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में शेक्सपियर साहब कहते हैं कि ये प्रथा गलत है, ठेके पे देने की प्रथा गलत है। यहाँ के जो हेड़ी मुसलमान और मेवाती लोग हैं, लोगों का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं यहाँ ज़्यादा हो रही हैं। इनसे थोड़ा बहुत अब हमें ये प्रशासनिक व्यवस्था चेंज करके यहाँ पे आधुनिक पुलिस व्यवस्था लानी पड़ेगी। तो शेक्सपियर साहब की रिपोर्ट थी 1813 में आती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते हैं उस टाइम के शेक्सपियर, यहाँ कुमाऊं कमिश्नरी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते हैं शेक्सपियर साहब की जब ये रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद शेक्सपियर की रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती है, और इस क्षेत्र में हेड़ी मुसलमानों, जो तराई वाला क्षेत्र था, तराई वाले क्षेत्र से अब हेड़ी मुसलमानों और मेवातियों का जो पुलिस प्रबंधन का ठेका था ये बंद कर दिया गया।
अब बंद जब ये लोग बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि बंद करेंगे तो ये अब स्थानीय नदी घाटों पे अब ये इन लोगों की नियुक्ति नहीं करेंगे, बल्कि अब ये कर देते हैं यहाँ पे कुमाऊं बटालियन के सैनिकों की नियुक्ति। कुमाऊं बटालियन के सैनिकों की नियुक्ति कर देते हैं अब नदी घाटों पे। इन्हीं से ये सुरक्षा व्यवस्था अपनाते हैं, इन्हीं से ये पुलिस का भी काम करवाते हैं। साथ साथ जो भाबर वाले एरिया में थे, भाबर वाले एरिया में यहाँ पे रोडों की लिंक काट दी जाती है। इसी के साथ साथ जहाँ से लूटपाट की घटनाएं होती थी वो थोड़ा बहुत कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये था रीजन यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आए थे। अब अंग्रेज अल्मोड़ा से शासन कर रहे थे, तो एक बात था, जब कोई बाहरी शक्ति किसी भी राज्य में इंटर करती है तो हल्का फुल्का विरोध होता ही होता है। हमारा सांस्कृतिक नगर था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हमारा सांस्कृतिक नगर होने के साथ साथ चंदों की एक राजधानी भी रहा था। अंग्रेज गोरखाओं ने भी यहीं से सैन्य प्रशासन शुरू किया था। अंग्रेज भी लगभग लगभग यहीं से शासन शुरू कर रहे थे। तो क्या होता, थोड़ा बहुत विरोध होते हैं तो विरोध दबाने के लिए अंग्रेज़ों को भी जेल की आवश्यकता थी। जेल, क्योंकि लोगों को कुछ डराना है तभी तो आप डिप्लोमेटिक ढंग से शासन कर पाओगे। तो अंग्रेज भी जैसे ही आते हैं 1815 में, 1816 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा जेल की स्थापना कर देते हैं। माना जाता कि उस टाइम आपराधिक घटनाएं उतनी नहीं होती। पर्वतीय जिला जो पर्वतीय जिले थे ये आपराधिक जिले नहीं थे। जो भी लूटपाट की घटना होती थी थोड़ा बहुत तराई वाले क्षेत्र में होती थी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र में तो नामात्र के केस थे। ट्रेल ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि इस क्षेत्र में तो नामात्र के केस होते हैं। जो भी लूटपाट की घटना आती वो मैक्सिमम पर्वतीय क्षेत्रों में, नीचे तराई या मैदानी इलाकों से आए हुए लोग करते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक ही जेल की ज़रूरत पड़ी इन्हें, क्योंकि यहाँ पे कुछ डराना था लोगों को, डरा धमका के जेल में डाल दिया जाता था। इस कारण अंग्रेजों ने पहली बार जेल की स्थापना की अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जेल में स्थापना की 1816 में की। जैसे ही अंग्रेज आए उसके अगले साल ही इन्हें ज़रूरत पड़ गई एक जेल की। कैदी कम थे इसलिए एक ही जेल चलती रही। बाद में देखेंगे जब जैसे जैसे इनका शासन बढ़ता जाएगा अंग्रेज़ों का, 1850 में फिर इन्हें ज़रूरत होती कि अब लोग थोड़ा एक्टिवेट हो रहे हैं कैदियों के लिए, एक ही जेल काफ़ी नहीं है, अब दूसरी जेल भी हमें बनानी पड़ेगी। दूसरी जेल इस क्षेत्र में तो नहीं बना सकते, हम गढ़वाल वाले क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि उधर से भी जो कैदी आते थे वो भी अल्मोड़ा जेल में आते थे। इस कारण अब 1850 में अंग्रेज दूसरी जेल की स्थापना कर देते हैं। दूसरी जेल जो होगी पौड़ी जेल। पौड़ी जेल, अजय रावत जी लिखते हैं पौड़ी जेल की स्थापना 1850 में हुई थी। हम भी अकॉर्डिंग टू अजय रावत के ही जाएंगे। पौड़ी जेल की स्थापना 1850 में पौड़ी शहर में होती है। ये थी दो जेल स्टार्टिंग की अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई दो जेलें थी। पहला था अल्मोड़ा जेल। अल्मोड़ा जेल स्वतंत्रता के परिवेश में भी देखेंगे तो आंदोलन जब हुए थे तो जेल नेहरू भी यहाँ आए थे, इस जेल में रहे थे। जेल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, फिर पौड़ी जेल 1850 की। तो दो जेलों स्टार्टिंग के फेज में अंग्रेज़ों ने बनाई थी, इसी के माध्यम से इन्होंने शासन किया था। फिर देखिए अगली चीज़ जो आएगी, अब जब अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पे आए थे तो कचहरियों की व्यवस्था भी इन्होंने हल्की फुल्की करी दी थी। अब कचहरियों में क्या था कि गोरखाकालीन कुछ विवाद हुए थे, ज़मीनी विवाद बहुत थे, फिर महिलाओं संबंधी विवाद भी इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे थे। पहले विवाद कम थे तो न्याय व्यवस्था में उतना फर्क नहीं पड़ता था। अब ट्रेल महोदय का टाइम पीरियड आया तो ट्रेल ने देखा कि वाद थे, वाद लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस क्षेत्र में वाद बढ़ते जा रहे थे। पहले बताया जाता था कि पर्वतीय क्षेत्र है, शांत ये क्षेत्र था, लेकिन लगातार इस क्षेत्र में अब वाद बढ़ते जा रहे थे। जब वाद बढ़ रहे थे तो ट्रेल साहब भी यहाँ पे कुछ अनोखा काम कर देते हैं। अब ट्रेल साहब ले आते हैं 8 आना प्रथा। 8 आना, आना क्या था? आना पैसे को कहते थे उस टाइम। 4 आना, 8 आना, 16 आने का से अधिक रुपये होता था, इस टाइप का। तो आना प्रथा थी। आना तो ट्रेल 8 आना। 8 आना मतलब 8 पैसे देने पड़ते थे आपको, तब जाके आपका केस दायर होता था। मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क था ये 8 आना, इसी के नाम पे रखा गया। 8 आना की ये प्रथा थी। ठीक है, जब 8 आने की प्रथा आई तो अब केस भी बढ़ रहे थे तो ट्रेल्स की राजस्व रेवेन्यू इनकम भी यहाँ पे बढ़ती जा रही थी। ट्रेल कभी भी क्वेश्चन बनेगा 8 आना प्रथा किसकी थी, तो 8 आना प्रथा हमेशा याद रखना ट्रेल्स महोदय की थी। ट्रेल ने 8 आना प्रथा क्यों शुरू की थी, तो ये आएगा वाद दायर करने के लिए। वाद दायर करने के लिए ट्रेल महोदय ले आते हैं 8 आना प्रथा। और कुमाऊं क्षेत्र में अब वाद ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए इनकी रेवेन्यू इनकम भी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब कचहरियों का ये फेज था। अब देखिए इसके बाद वाद आने शुरू हो गए, थोड़ा बहुत महिलाओं संबंधी वाद आते थे। अब 1829 में भारतीय परिवेश में जाए हम तो राजा राम मोहन राय जी पहले से ही लगातार आंदोलन कर रहे थे।
पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। सती प्रथा पे लगातार हमला बोल रहे थे, सती प्रथा को बंद करने की लगातार मांग कर रहे थे। 1829 में आता भी ऐसा ही दिन है। भारतीय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड बेंटिंग। बेंटिंग इस टाइम सती प्रथा को कर देते हैं पूरे भारत में बंद। पूरे भारत में बंद होने के साथ साथ सती प्रथा उत्तराखंड क्षेत्र में भी बंद हो जाती है। फिर 1836 के परिवेश में देखो तो कुमाऊं कमिश्नरी का गवर्नर रहता है इस टाइम गोयन। गोयन साहब भी इस क्षेत्र में पहले तो दास प्रथा फिर स्त्री क्रय प्रथा पे लगा देते हैं रोक, जिससे इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत केसों के आने की संख्या कम हो जाती। फिर भी होता ना, कई बार हम पहाड़ी लोग हैं जो कहते हैं वो तो बहुत कम करते हैं। जब जैसे ही दास प्रथा पे बैन लगा 1836 में इस क्षेत्र में, तो तब भी हमें थोड़ा बहुत अकड़पन तो हम पे है ही है। हम थोड़ा बहुत पहाड़ी हैं तो हमने नहीं माना। जो जो कहा जाता हमसे वो हम चीज़ें कम ही मानते हैं। कभी लिखा होता यहाँ गंदगी मत करें तो हम सबसे ज़्यादा गंदगी उसी क्षेत्र में करके आते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जब गोयन महोदय ने दास प्रथा को बैन किया तो यहाँ पे दास प्रथा के केस ज़्यादा आने शुरू हो गए। ज़्यादा आने शुरू क्या हो गए, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पहले तो इतने केस थे नहीं, अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी केस आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे अब हो जाते हैं पहला थाने की स्थापना। पहले जेल की स्थापना थी जहाँ जो भी लोग आंदोलन करते थे जेलों में रखे जाते थे। अब जो भी ये केस बन रहे थे इन्हें अब थानों में ट्रांसफ़र कर रहा था, स्थानीय पुलिस के पास ये भेजे जा रहे थे। और पर्वतीय क्षेत्र में देखूँ तो ऐसे ही भी हुआ। अब पर्वतीय क्षेत्र में भी थाने खुलने शुरू हो गए। थाना जो खुलेगा, पहाड़ों में पहला थाने की बात करूँगा तो अल्मोड़ा में पहला थाना खुलेगा। पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना अल्मोड़ा में खुला। अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगर रहा, चंदों की राजधानी रही। गोरखाओं ने भी शासन प्रशासन की बागडोर अल्मोड़ा से संभाली। अंग्रेज भी जब आए तो अंग्रेज़ों ने भी अल्मोड़ा के लाल मंडी किले से ही अपना प्रशासन की बागडोर हाथ में ली थी। अब देखिए जब अल्मोड़ा आएगी, अल्मोड़ा में उस टाइम जनसंख्या भी ज़्यादा थी, डिप्लोमेटिक लोग भी ज़्यादा थे। फिर अब अल्मोड़ा में लगातार विरोध भी हो रहे थे अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों ने जो पहला थाना था वो अल्मोड़ा में खोलना सुनिश्चित किया। पहला थाना अल्मोड़ा में अंग्रेज़ खोलते हैं। डेट आती है जैसी दास प्रथा बंद हुई थी उसी के जस्ट अगले साल 1837 में। 1837 में पर्वतीय प्रदेश में देखें हम तो पहला थाना खुल जाता हमारा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा थाने के बाद फिर दूसरा भी थाना खुलता है। अब दूसरा थाना जब पहाड़ों में था, अब लोग शिफ्टिंग हो गए, ज़्यादा लूट डकैती जो भी हत्याएं का मामले ज़्यादा आते थे वो तराई क्षेत्र में थे। पहाड़ी क्षेत्र अभी भी शांत थे, यहाँ उतने केस थे नहीं। ट्रेल महोदय पहले ही निवेदन कर चुके थे कि यहाँ सामान्य पुलिस की व्यवस्था करने लायक ये माहौल है नहीं, क्योंकि यहाँ इतने केस थे नहीं हम पे। तो इसीलिए आप पर्यटन क्षेत्रों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों में केस लगातार बढ़ रहे थे। अब ये तराई भाबर वाले क्षेत्र में, नैनीताल वाले रीजन में आ जाते हैं, हल्द्वानी वाले रीजन में। अब जो दूसरा थाना खुलता है वो खुलता हमारा नैनीताल में। नैनीताल में केसेस बढ़ रहे थे, उस टाइम लूट डकैत की मामले ज़्यादा हो रहे थे। अब अंग्रेज़ों के भी जो शहर थे, अंग्रेज़ या तो नैनीताल में रहना पसंद करते थे या दूसरा देखें तो हम मसूरी में रहना पसंद करते थे। गढ़वाल के परिवेश में देखें तो अंग्रेज़ों की जो फेवरेट प्लेस था वो था मसूरी या नैनीताल, या तो मसूरी में टाइम काटते थे या तो नैनीताल में। अब नैनीताल में भी अंग्रेज़ों ने भी अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक थाने की स्थापना कर दी। ये थाना था 1843 में। 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना हो गई थी। अब कुछ केसेस यहाँ भी ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए थे। साथ साथ इसके देखे अब अंग्रेज़ों ने एक और तीसरा शहर अपने लिए ढूंढ दिया था, ये था रानीखेत। रानीखेत भी अंग्रेज़ों को बहुत भाया। रानीखेत में भी अंग्रेज़ों ने अपने कैंटनमेंट बोर्ड बनाया। अब रानीखेत का भी सुधार करना शुरू कर दिया। रानीखेत को भी बसाने का काम अब शुरू हो चुका था। साथ साथ रानीखेत में भी अंग्रेज़ अपनी सेफ्टी के लिए 1866 में छावनी बन जाती है। 1869 में अब अंग्रेज़ तीसरा थाना पर्यटक क्षेत्रों में तीसरा थाना ये खोलते हैं। ये तो थाना का कंसेप्ट। अगर हम पौड़ी गढ़वाल में आएंगे तो पौड़ी में भी एक थाना खुला था। पौड़ी जेल 1850 की थी, जबकि पौड़ी थाना 1902-3 का हम पे मिलता है। तो ये था थाना और जेल से संबंधित कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, आगे जो आएगा पुलिस व्यवस्था। इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे पुलिस व्यवस्था क्या थी? यही पुलिस व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने इस टाइम पीरियड पे दी थी। पहले चंदों की ये ठेके वाली प्रथा हटा के, गोरखाओं का सैन्य प्रशासन हटा के अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में आए। स्टार्टिंग तौर पे इन्होंने जैसे गोरखाओं का था, जैसे अंग्रेज़ों का था, कुछ बातें ली, लेकिन
धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लेके आए, अपनी पुलिस व्यवस्था लेके आए। यही पुलिस व्यवस्था हम पे वर्तमान टाइम पे भी दिखती है। आधुनिक पुलिस व्यवस्था जो इस क्षेत्र में आई वो अंग्रेज़ों की देन थी। इस पुलिस व्यवस्था में बात करूं मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा पद मिलता था इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल तुलना करूं आज के टाइम पीरियड में तो इसे हम आईजी के नाम से जानते हैं। आईजी इंस्पेक्टर जनरल के नाम से जाना जाता था, इसे आईजी के नाम से जाना जाता है। इसी के अधीन जो अगला डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसी के अधीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद था जो इसी के अधीन रहता था। साथ साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के भी नीचे इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर का पद डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नीचे था। और जो सबसे छोटी इकाई थी उस टाइम वो थी सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर एसआई उस टाइम की सबसे छोटी इकाई थी। वर्तमान में बात करूं तो ग्रुप सी की सबसे बड़ी पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे, एक पेपर, एक दिन का खेल, एक दिन के तुक्के और सीधा 4600। टारगेट रखिए अक्टूबर में आना है उत्तराखंड एसआई का रिटर्न कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए, दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगला मौका मिलेगा भी तो हमेशा 2000 पे ग्रेड के लिए। ये एकमात्र पोस्ट है जो उत्तराखंड के क्षेत्र में, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की सबसे बड़ी पोस्ट है उत्तराखंड एसआई। सबसे बड़ा कंपटीशन आने वाले टाइम पीरियड में जो होगा तो इसी पोस्ट में होगा। इसीलिए आपको भी एक सलाह है, विशेष सलाह है, मौका मिला है तो चूकिए मत। मौका मिला है तो चूकिए मत, नहीं तो 2000 पे ग्रेड पे ही रह जाओगे। इसीलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। कंपटीशन बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। बाबा लोग के लोग तैयारी में लग चुके हैं, लोगों ने दोबारा प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। इसलिए आपसे भी विशेष उम्मीद करते हैं हम कि जो अक्टूबर में एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है बड़ी भयंकर तैयारी के साथ करना है। तो चलिए, ये था सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का पद उस टाइम सबसे नीचे था। फिर इसके नीचे पुलिस कांस्टेबल वाले पद थे। तो ये थे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें हम देखते हैं इंस्पेक्टर जनरल, आईजी सबसे बड़ा होता था। आईजी के अधीन जो बात करूंगा तो आईजी के अधीन यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद था। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद इंस्पेक्टर की बात करूं तो 3 स्टार, फिर एसआई की बात करूं तो डबल स्टार। ये थी पुलिस की व्यवस्था ब्रिटिश उत्तराखंड में। अब आगे आ जाइए तो आगे अब देखूं तो ब्रिटिश उत्तराखंड में अब नॉन रेगुलेशन प्रांत का फॉर्मूला देखेंगे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, गोरखाओं को हरा के 1815 में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में देखा था एक ये बिरल राज्य था। यहाँ की संस्कृति का अलग प्रकार की थी। हम जौनसार में जाते थे तो जौनसार में हमें अलग की संस्कृति दिखती थी। जौहार भोटिया क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ हमें अलग की मिलती थी। गढ़वाल और कुमाऊं में भी अलग अलग संस्कृतियाँ थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने देखा कि हम डायरेक्ट यहाँ अपने शासन से नहीं घुस सकते, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका भी प्रशासन चलाना पड़ेगा, इनका भी सहयोग करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे ले आते हैं नॉन रेगुलेशन प्रांत का फॉर्मूला। नॉन रेगुलेशन प्रांत मतलब शेष भारत में जो अंग्रेजों का राज्य चल रहा था उससे हट के यहाँ पे एक फॉर्मूला लाते हैं। नॉन रेगुलेशन प्रांत मतलब वहाँ के जो रूल थे वो यहाँ पे नहीं चलते थे। यहाँ पे जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी ये गवर्नर को दे दी गई। गवर्नर को सीधा सीधा कहा गया कि आप जाइए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे शासन कर दिए, इनकी संस्कृति से भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसी है वैसे ही थोड़ा बहुत आपको सुधारों के साथ इस क्षेत्र में जाना है। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने नॉन रेगुलेशन प्रांत के तहत 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी में शासन करना शुरू कर दिया। और यही धीरे धीरे यहाँ पे देखें तो जैसे जौनसार में ये घुसे तो जौनसार में श्याणा वाली पद्धति थी। श्याणा पद्धति जो प्रधान और श्याणा लोग थे उन्होंने डिट्टो वही अपनाई। फिर गढ़वाल क्षेत्र में भी उन्होंने प्रधान थोकदार वाली प्रथा अपनाई। फिर यहाँ जाएँ कुमाऊं में जाएँ तो कमीण और श्याणाचारी वाली प्रथा यहाँ भी रही। तो नॉन रेगुलेशन एक्ट के तहत चलता रहा। पहले गार्डनर साहब आए, रेमजे आए, ट्रेल आए, सब ने, रेमजे नहीं ट्रेल आए। तो ट्रेल के बाद अब देखिए 1836 का 1836 में अब देखते हैं कि पूरे भारतीय परिवेश में इस बात की मांग उठ गई थी कि अब नॉन रेगुलेशन के तहत तो हमें डाला है, क्या हमें अब पूरे भारत के साथ साथ उत्तराखंड को लाना है। इसके लिए एक समिति बनती है। समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि ये लोगों के साथ अब उत्तराखंड को भी पूरे भारत के साथ जोड़ना होगा, यहाँ से नॉन रेगुलेशन प्रांत हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कुमाऊं के जो कमिश्नर थे लगातार उत्पीड़न कर रहे थे लोगों का। इस कारण अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस नॉन रेगुलेशन प्रांत को अब ख़त्म करने की कोशिश करेगी। जो ख़त्म करने की कोशिश रहेगी 1836 में शुरू हो जाएगी। और जो एक्ट बनेगा नॉन रेगुलेशन के विरुद्ध, जो एक्ट बनेगा रेगुलेशन एक्ट
1838, रेगुलेशन एक्ट 1838 का बनेगा, सीरियल नंबर 10 रहेगा इसका, यही सीरियल नंबर 10 वाला। अब इस क्षेत्र से नॉन रेगुलेशन एक्ट की जो प्रथा थी इस क्षेत्र में अब खत्म हो जाएगी। अब ये सीधा सीधा कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन, अब ये जैसे पूरे भारत प्रदेश में ब्रिटिशों का गवर्नमेंट सरकार चल रही थी, वैसे ही अब कुमाऊं क्षेत्र में चलनी शुरू हो जाएंगी। अब जो कुमाऊं कमिश्नरी के रूल थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। साथ साथ जैसे ही ये रेगुलेशन एक्ट 10 आया था, ये इसमें गोयन की भी कमिश्नरी खत्म कर देता। अब इसके बाद जस्ट लुसिंगटन साहब यहाँ के कमिश्नर बन के आते हैं। तो देखिए जब ये आया तो ये आते आते जैसे 1838 का ये अधिनियम आया, अधिनियम संख्या 10 के बाद इस क्षेत्र में अब देखें तो जिले के पश्चिमोत्तर भाग, हम पहले कौन से थे, उत्तर पश्चिमी न्यायालय के अधीन हम सीधा डायरेक्ट आ गए। जैसे ही ये एक्ट खत्म हुआ, अब हम भारतीय परिवेश में इन लोगों ने कुमाऊं कमिश्नरी को जोड़ दिया था। न्याय विभाग में अब कुमाऊं कमिश्नरी उत्तर पश्चिमी राज्य के अंतर्गत आ गई थी। 1838 का जब ये एक्ट आया, इसके बाद जस्ट अगले वर्ष उत्तर पश्चिमी राज्य के अंतर्गत कुमाऊं कमिश्नरी को हम ले आए थे। जैसे ही उत्तर पश्चिमी राज्य के अंतर्गत आया तो थोड़ा बहुत जो न्यायिक व्यवस्था थी वो जैसे उत्तर पश्चिमी राज्य के हिसाब से चलनी शुरू होगी। साथ साथ इस क्षेत्र में अब कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत अब सदर अदालत, एक चीज़ खुली, सदर अदालत भी खुलनी शुरू होगी। इसके साथ साथ निजामत अदालत, सदर अदालत, निजामत अदालत, साथ साथ एक और अदालत खुली थी, वो थी सदर बोर्ड माल अदालत। ये 3 अदालतें इस क्षेत्र में खुलनी होगी। जो बोर्ड माल अदालत थी, ये मेन जो इसका कार्य होता था मालगुजारी, टैक्सेस से संबंधित ये मामले, जो भी मामले टैक्सेस से संबंधित होती थी, सदर बोर्ड न्यायालय के पास ये जाते थे। तो जैसे ही नॉन रेगुलेशन प्रांत खत्म हुआ, इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी राज्य के अधीन किया गया। जो उत्तर पश्चिमी राज्य की न्यायिक व्यवस्था थी वो डिट्टो इस क्षेत्र में अपनाई गई। सदर न्यायालय, निजामत न्यायालय, सदर बोर्ड न्यायालय की स्थापना इस क्षेत्र में होनी शुरू हो गई। तो ऐसा ही चलता रहा 1864 तक। 1864 में फिर इस क्षेत्र में एक इंटरेस्टिंग घटना घटने को आती है। अब रैमजे का शासन पीरियड शुरू हो चुका था इससे पहले ही, फिर भी अभी भी कमिश्नर रैमजे थे। अब रैमजे पे भी पावर थी, रैमजे इस क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रहे थे, जनता का सपोर्ट भी रैमजे को मिल रहा था। एक तो रैमजे तराई क्षेत्र में लगातार कृषि के काम कर रहे थे, इसलिए तराई का विश्वकर्मा इन्हें कहा जाता है। फिर रैमजे को सपोर्ट बहुत मिल रहा था, चाहे तो कत्यूर घाटी में जाएँ तो रामजी साहब के नाम से इनका उल्लेख किया जाता है। अब जैसे ही 1864 की बात करो, 1864 में एक घटना होती है। हम उत्तर पश्चिमी जो राज्य के अंतर्गत हम शामिल हुए थे। अब 1864 में उत्तर पश्चिमी न्यायालय कुमाऊं में अपना अधिकार खो देता है। एक बात बताऊं, कुमाऊं में जो उत्तर पश्चिमी न्यायालय ने अपना अधिकार खोया था, 1864 में अपना अधिकार खोया था। जैसे ही अपना अधिकार खोता है तो कुमाऊं का कमिश्नर सीधा सीधा एक उच्च न्यायालय यहाँ पे बन जाता है। उच्च न्यायालय की बात करूं या न्याय का सर्वोसर्वा जो बनेगा, अब कुमाऊं कमिश्नर बन जाता है। डेट आएगी 1864 में कुमाऊं का कमिश्नर न्याय का सर्वोसर्वा बना जाएगा। एक प्रकार से बात करूं तो अब कुमाऊं का कमिश्नर किसी को सज़ा देता है, सज़ा भी अगर फांसी की सज़ा तक दे दी तो इसकी अपील आप हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकते थे। ये बात 1864 में हमारे सामने आई थी। ऐसा ही अब कुमाऊं का कमिश्नर लगभग एक हिटलर शाही पे आ गया था, जैसा चाहे अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। अब ऐसा ही चलता रहा। जो भी न्याय विवादें होती है, अंतिम निर्णय जो था वो कमिश्नर के पास था। कमिश्नर जिसे चाहे जो सज़ा दे सकता था, कमिश्नर के हाथ में ये बात आई थी। कभी भी क्वेश्चन बनेगा उत्तर पश्चिमी न्यायालय ने कुमाऊं क्षेत्र में कब अपना न्याय अधिकार खो दिया, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा 1864 में। 1864 में ही कुमाऊं का कमिश्नर का पद एक न्यायालय बन गया। इसकी अपील हम अब हाई कोर्ट में तक नहीं कर सकते थे। फिर ऐसा ही चलता रहा 30 साल पूरे ऐसे ही चलता रहा। रैमजे ने भी अपने पद का भरपूर फायदा उठाया। फिर देखिए अब 1894 में 1894 में अब इस क्षेत्र में कुमाऊं के कमिश्नर के पद का जब ब्रिटिशरों ने देखा कि कुछ ज़्यादा ही कमिश्नर लोग अपने पद का ज़्यादा ही दुरुपयोग कर रहे हैं, अब वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। सेशन
सेशन जज कोर्ट अब खुलने शुरू हो जाएंगे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। ये सेशन जो कोर्ट जज जो खुलेंगे 1894 1894 से 1914 तक 1914 तक सेशन जज कोर्ट खुलने शुरू हो गए कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। अलग अलग क्षेत्रों में कोर्ट खुले, जहाँ जहाँ जरूरत थी अंग्रेजों ने उस हिसाब से अपने सेशन जज कोर्ट खुलने से रहे। अभी भी हम देखेंगे वर्तमान परिवेश में तो सेम यही परिस्थितियाँ हमें मिलती है। सेशन जज कोर्ट के नाम से आपने कभी कचहरी में चले जाओ, ज़रूर हमें ये नाम मिलता है। ये पद्धति जो थी 1894 से शुरू हो गई थी ब्रिटिशकालीन उत्तराखंड में, ये 1894 में शुरू हुई थी। ये बात आप नोट करके लीजिए। फिर ऐसा ही चलता रहा 1914 तक बहुत सारे सेशन जज कोर्ट हम पे खुल गए थे। अब 1914 में एक और इंटरेस्टिंग घटना होती है। अब लगातार कोर्टों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो कुमाऊं कमिश्नरी भी कह रही थी अब कि यार इतनों का हम अपने अधीन नहीं ले सकते हैं, सबकी जिम्मेदारियां हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और रूल लेकर आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1914 में एक चीज़ और कर देती है। ये क्या करती है कि अब जो कुमाऊं का न्याय विभाग था, इस न्याय विभाग को पृथक कर देती है। कुमाऊं कमिश्नरी से आप पृथक कर देती है। एक प्रकार से देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा 1914 में। 1914 में अब कमिश्नरी ने न्याय विभाग को अपने से हटा दिया था, पृथक कर दिया था, अलग से न्याय विभाग की स्थापना हो गई थी। कभी भी क्वेश्चन बना इस प्रकार से, कभी भी क्वेश्चन की भाषा ये रही कि कब न्याय विभाग पृथक हुआ था, आंसर या एक ही आएगा 1914 में। 1914 में कुमाऊं में न्याय विभाग की स्थापना हो गई थी, या न्याय विभाग को कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक कर दिया गया था। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधा हम अजय रावत के हिसाब से चलेंगे 1914। ऐसा ही चलता रहा, न्याय विभाग पृथक था। अब जब 1919 का अधिनियम आया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। अब प्रांतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उत्तराखंड को भी अब धीरे धीरे संयुक्त प्रांत की ओर ले जाया जा रहा था। अब संयुक्त 1902 में आगरा प्रोविजेंस के अंतर्गत को तो लाया गया था, साथ साथ एक इस क्षेत्र में और काम हो जाता है। 1926 में हम जो हमारा हाई कोर्ट था, सेशन जज के कोर्ट थे, न्याय विभाग था, इस न्याय विभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत लाया गया 1926 में कुमाऊं कमिश्नरी में जो न्यायालय था, ये सारे अब आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन आने का मतलब ये था कि जो भी सेशन जज कोर्ट जो भी न्याय आपको देते हैं, चाहे सजा देते हैं, आप इनके विरुद्ध ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन हम कब आए? तो 1926 में। कभी कभी आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कुली बेगार के विरुद्ध पहले इलाहाबाद कोर्ट ही ने इसे बैन करने की बात की थी 1903-4 में। तो ऐसा ही याद रखना कि हम कब आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा बना तो पहले था, लेकिन हम अधीन आए थे 1926 में। तो 1926 में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन आ गए। अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन आते आते हम रहते गए। फिर भारत स्वतंत्र हुआ तो हम यूपी के संयुक्त राज्य के अंतर्गत आए। यूपी के अंतर्गत हमने रहा। 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तराखंड बना। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांगे चल रही थी, आंदोलन हुए इस क्षेत्र में, काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी शहादतें चढ़ी। फिर हमारा राज्य बना, एक पर्वतीय राज्य हमें पाया। 27वें क्रम का हमारा उत्तराखंड राज्य था। अब इसी राज्य पे बात करूं तो इसी राज्य की न्यायपालिका पे अब मैं बात करूंगा अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जैसे ही हम उत्तराखंड की राज्य की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना के साथ साथ केंद्र सरकार ने यहाँ पे न्यायालय की भी व्यवस्था की। तो हमारा न्यायालय आएगा, तो न्यायालय 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के लिए एक अलग से न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई थी। ये जो न्यायालय स्थापित हुआ, ये हुआ नैनीताल में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसी कारण कभी भी उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है तो नैनीताल में आए। नैनीताल में स्थापित होने के कारण इसे नैनीताल हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी क्वेश्चन बनेगा नैनीताल हाई कोर्ट कहाँ है तो उत्तराखंड में है। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। देश के हाई कोर्टों के क्रम में देखें तो देश के हाई कोर्टों के क्रम में ये 20वें नंबर का कोर्ट था। 27वें नंबर का हमारा राज्य रहा है, 20वें नंबर का हमारा हाई कोर्ट था। जैसे ही स्थापना हुई तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग फेज में देखें तो 7 जज
7 जजों की व्यवस्था थी। जब उत्तराखंड राज्य की हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो जो उसमें प्रावधान थे कि इस कोर्ट में 7 जज होंगे, 6+1, 6 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश का कंसेप्ट हम पे था। फिर 2003 में राज्य सरकार संशोधन करती है, सेंटर को भेजती है। अब उसके बाद यहाँ 2003 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के कर दी जाती है 9, 8+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान 2003 में किया जाता है। वर्तमान परिवेश में बात करूं तो 9+2, 9 तो मुख्य न्यायाधीश हैं, सैम 2 एडिशनल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उत्तराखंड हाई कोर्ट में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट जब बना तो अशोक अभयंकर देसाई इस नवगठित न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई अभी हाल ही में चर्चाओं में जो हमारे लास्ट मुख्य न्यायाधीश थे राघवेंद्र चौहान थे। राघवेंद्र चौहान भी अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब जो अगले हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे इनका नाम है बिपिन सांघी। नाम याद रखेगा, बिपिन सांघी, जस्टिस बिपिन सांघी। बिपिन सांघी इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश रह चुके हैं बिपिन सांघी जी ही अब हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये थी हमारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिश कालीन से अब तक। उत्तराखंड हाई कोर्ट भी मैंने इसी में पढ़ा दिया, क्यों एक्स्ट्रा थोड़ा स्टैटिक जीके की ज़्यादा वीडियो बन रही थी इसलिए थोड़ा बहुत इसी से कनेक्ट कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये देखा था हमने ब्रिटिश कालीन में पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था दोनों एक साथ साथ। उम्मीद रहेंगे आप लोग उसे जल्द मिलेंगे। अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो आएगी कुमाऊं कमिश्नरी पे। अब कुमाऊं कमिश्नर शुरू करेंगे, कुमाऊं कमिश्नर वाली जो सीरीज होगी लगातार। अब सीरीज में हम भूमि बंदोबस्त से भी कनेक्ट करेंगे, शिक्षा व्यवस्था से भी हम कनेक्ट करेंगे, न्यायिक प्रशासन से भी हम कनेक्ट करेंगे, वन प्रबंधन, वन पंचायतों से भी अब कनेक्ट करते करते धीरे धीरे सारे कमिश्नर का कार्यकाल करेंगे। और साथ साथ अब उत्तराखंड में हिस्ट्री वाला पोर्शन हम समाप्ति की ओर हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से।